औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुश आमदीद। एमसीक्यूज़ का सिलसिला चल रहा था और इसमें हमने काफ़ी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ से पहले अपलोड कर दिए हैं और इस सिलसिले में आज मैं आपके बुक के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज़ को लेकर हाजिर हुआ हूँ। हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इनकी लॉजिक को समझेंगे। और बेटे इस बात का ध्यान रखिए कि आपके एग्ज़ाम मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड हैं, तो अपने टाइम को ज़ाया ना करें और प्रॉपरली अपनी तवज्जो एग्ज़ाम पे बनाए रखिए और डेली बेसिस पर इम्प्रूवमेंट लाते रहिए। और मैं आपके साथ सेक्शन ए एमसीक्यूज़ के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ। 17 मार्क्स के एग्ज़ाम में ये आएंगे, तो अपनी तवज्जो एग्ज़ाम पर रखें और मैक्सिमम एफर्ट करें। इंशाल्लाह 3 महीने आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है, आपकी इंप्रूवमेंट इसमें बेहतर आनी चाहिए। तो एमसीक्यूज मैथमेटिकल मार्क्स के हैं, इसको वेल कवर्ड करें। ये 17 नंबर आपके पूरे आने चाहिए। तो आइए अपने आज के चैप्टर 2 का आगाज करते हैं। तो बेटे चैप्टर नंबर 2 का पहला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का हासिल करने के लिए दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 6 मीटर एंड 8 मीटर है, उनको किस तरीके से कंबाइंड किया जाना चाहिए कि हमारे को रिजल्टेंट कितना मिले 10 मीटर। यहाँ साधारण में कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं 6 मीटर और 8 मीटर के, इनको किस एंगल से कनेक्ट किया जाए, कंबाइंड किया जाए कि इनका रिजल्टेंट कितना है 10 मीटर। तो बहुत ईजी है। इसकी लॉजिक ये होगी कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कोसाइन, भी लगता है कि आप दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर लेकर इनको ऐड करके रूट लेते हैं तो आंसर आपका, जैसे अगर यहाँ 3 और 4 है तो 5 आ रहा है। ये जब है कि जब वो दोनों 90 का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन इस सवाल में भी लगेगा। और क्योंकि एंगल अगर हम 90 लेते हैं तो कॉस 90 क्या हो जाएगा आपका 0। तो इसमें लॉजिक ये है कि आपका एक वेक्टर 6 मीटर दिया हुआ है और दूसरा 8 मीटर दिया हुआ है, तो एक को नाम ए दे दिया, एक को नाम बी दे दिया और यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करा जो कि परपेंडिकुलर केस में लगता है। तो जब हम इनको लाके यहाँ रखेंगे तो रिजल्टेंट आपको कितना आ रहा है 10 मीटर। तो इसी बात साबित हो गई कि इन वेक्टर्स का एंगल अगर 90 डिग्री रखा जाए तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 10 मीटर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिकल एमसीक्यू है। सिचुएशन को पहले समझें कि इसमें क्या बात दी जा रही है। एक पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है और किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट से मुराद ये कि अभी हमें इसका टाइम इस मौके पर पता नहीं है, लेकिन अभी इसकी वेलोसिटी इनिशियली नज़र आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी वेलोसिटी अभी है किसी मौके पर 10 मीटर पर सेकेंड। और अब यहाँ से अगर मज़ीद वो आगे जा रहा है तो 5 सेकंड बाद, यानी 10 मीटर पर सेकंड पे जिस भी टाइम पर है वो टाइम में दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसके 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी कि इसका मोशन एक्सेलरेटेड है। 5 सेकंड बाद जो 10 मीटर पर सेकंड था वो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। हमसे कह रहा है कि मैंने 5 सेकंड बाद आपको वेलोसिटी दी है, आप बताइए उस इंस्टेंट से 3 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इन सवाल को समझिए कि ये जिस इंस्टेंट पर 10 मीटर पर सेकंड दिया है, हमें यहाँ पर टाइम वाजे नहीं है कि ये कितने सेकंड पर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे रहा है। हमें इस इंस्टेंट से स्टार्ट लेकर 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 हो गई। पहले तो इसका एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा कि आखिर किस एक्सेलेरेशन से ये पार्टिकल चल रहा है, और फिर हम बैक जाएंगे और 3 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी लाजमी 10 से कम होगी, तो वो हम निकालेंगे उस एक्सप्रेशन को यूज़ कर कर। यानी हम पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं जहाँ उन्होंने दिया है कि हम जो इनिशियली है उसको वी आई 10 ले लेंगे और फाइनल वाले को वी एफ 20 ले लेंगे और 5 सेकंड बाद है टाइम को 5 सेकंड ले लेंगे और यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन लगाकर एक्सेलेरेशन निकालेंगे। तो ये आपकी आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। अब सेकंड बाद जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि बताइए 3 सेकंड पहले, यानी जिस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है उससे 3 सेकंड पहले उसकी अब वेलोसिटी क्या होगी
वो ये मांग रहा है। तो यहाँ पर हम अब की बार वो जो 3 सेकंड पहले वाला है वो वी आई लाजमी होगा, हम 10 को ले लेंगे वी एफ, यानी जो हमें दिया हुआ था उसको हम वी एफ ले लेंगे, और जो पहले मांग रहा है उसको वी आई ले लेंगे, और टाइम हम लेंगे अब 3 सेकंड, यानी कि पहले हमने लिया था टाइम 5 सेकंड बाद का, अब हम 3 सेकंड लेंगे कि 3 सेकंड बिफोर इन मीटर पर सेकंड, यानी कि जब टाइम 3 सेकंड हुआ है उससे पहले। तो अब हमने लगा दिया फर्स्ट इक्वेशन दोबारा से, तो वी एफ 10 और ए हम यही वाला यूज करेंगे, 10 में से माइनस कर दिया 6 को तो 4, यानी कि पता चला कि 3 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर आ रही है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है कि 3 सेकंड बिफोर उस इंस्टेंट से उसकी वेलोसिटी 4 होगी, यानी कि वो हर सेकंड में 2-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने नंबर 3 आ गया है, और बहुत आसान सा है कि एक बॉल को हमने थ्रो किया है अपवर्ड एयर में, ग्रेविटी में, और उसकी वेलोसिटी थ्रो करते वक्त है 100 मीटर पर सेकंड। इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर, यानी कि ये पहले ऊपर जाएगा और फिर बाद में ग्राउंड पे वापस आएगा। तो हमें बताना ये है कि ये टोटल कितना टाइम लेगा ग्राउंड तक वापस आने में, जहाँ से इसको थ्रो किया गया है वहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लेगा। तो इस पे लगा देंगे हम, पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे अपवर्ड मोशन के लिए कि भाई वी आई हमने 100 से थ्रो किया, वी एफ टॉप पे आके 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन की ग्रेविटी माइनस में लेंगे, माइनस का 10 ले लेते हैं, और टाइम हम पहले निकालेंगे ऊपर जाने का। लगा दी फर्स्ट इक्वेशन, और ये टाइम आपका आ रहा है 10 सेकंड। 10 सेकंड में अपने टॉप पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि वापसी ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो अब हम यहाँ पे पता है कि टी अप और टी डाउन बराबर होते हैं, जो टी अप आया वही टी डाउन, तो निकालना है टोटल टाइम। तो 10 में 10 ऐड करा 20 सेकेंड, ये इसको टाइम लगेगा नीचे आने में। यही आपका करेक्ट आंसर है, 20 सेकेंड। हम चलते हैं आगे। चैप्टर 2 का अगला एमसीक्यू इसका नंबर 4 है, और ये रिलेटेड है प्रोजेक्टाइल मोशन से। थ्योरी में आपने इसको पढ़ा है और आपको अच्छे कॉन्सेप्ट बने हैं प्रोजेक्टाइल के। तो बड़ा आसान सा सवाल यहाँ किया जा रहा है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल, अगर दो प्रोजेक्टाइल, यानी कि यहाँ पर दो प्रोजेक्टाइल्स हैं जिनको फायर किया जाएगा एक ही पॉइंट से, स्पीड उनकी सेम होगी, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उनका अलग अलग है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो बताइए किसकी रेंज ज़्यादा होगी, यानी किस एंगल से प्रोजेक्ट किया हुआ प्रोजेक्टाइल ज़्यादा रेंज कवर करेगा। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है कि आपने पढ़ा है रेंज का फॉर्मूला VI² sin 2 z/g, और आपने ये पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है। एंगल एक्स एक्सिस से बन सकता है, एंगल वाई से बन सकता है। एक एंगल अगर एक्स से निकला है तो दूसरा 90 में से माइनस में निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप नोट करें कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, और न्यूमेरिकल में भी इस टाइप की बात की गई है कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बने तो उन पर रेंज हमेशा क्या आती है, सेम आती है। तो इसलिए द रेंज विल बी सेम, जो एंगल 60 पर रेंज आएगी वही 30 पर रेंज आएगी। तो इसलिए रेंज विल बी सेम इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है तो उन पर रेंज का आंसर्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। आई होप बात क्लियर होगी। जो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चैप्टर 2 अगला एमसीक्यू सामने आ गया, इसका नंबर है 5, और बड़ा आसान सा एमसीक्यू है कि रेशियो बनाई जा रही है और रेशियो मांगी जा रही है न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज ऑलवेज, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है और एवरेज स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है किसी बॉडी की, वो अगर डिवाइड कर दें तो जवाब क्या मिलेगा। तो इसका बहुत आसान सा आंसर है कि एज यू नो एवरेज वेलोसिटी बस डायरेक्शन होती है, एवरेज स्पीड में खाली मैग्नीट्यूड होती है। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड लेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी यही होगा, बस यहाँ पे वेक्टर की बजाय डिस्टेंस आ जाता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही एक ही बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम। तो इट मीन्स कि जब हम दोनों सेम क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर हमेशा 1 आएगा, यूनिटी आएगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यूनिटी मीन्स 1। तो आई होप बात समझ में आ गई कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड में क्या होती हैं, सेम,
इसे डिवाइड करके उनका आंसर क्या मिलता है, 1 यानी यूनिटी। चैप्टर नंबर 2 का अगला एमसीक्यू नंबर 6 आपके सामने आ गया है और यहाँ सवाल को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर एवरेज वेलोसिटी किसी बॉडी की इक्वल हो जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, तो इस वजह बॉडी मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, यानी एवरेज वेलोसिटी भी वही आ रही है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही आ रही है। ये बात बहुत आसान सी है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, वो एवरेज की इक्वल ही है, तो इसका मतलब है कि बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड किसी पॉइंट पर भी चेंज न, डायरेक्शन किसी पॉइंट पर चेंज नहीं हो रही। और यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है कांस्टेंट वेलोसिटी, कि जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हमेशा सेम रहें और वो एवरेज की इक्वल रहें, तो अब वो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे। चैप्टर 2 नंबर 7 एमसीक्यू सामने आ गया है, रिलेटेड है प्रोजेक्टाइल मोशन से। और आपने अगर अच्छे कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं तो ये बहुत आसान एमसीक्यू है कि जब प्रोजेक्टाइल अपने टॉप पर पहुंचता है ट्रेजेक्ट्री के, इससे मुराद ये कि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेता है, तो अब उसके पास एक्सेलरेशन कितनी होगी। थोड़ी बात बहुत सिंपल है कि जब वो अपने टॉप पर पहुंचेगा तो अभी वो ग्रेविटी में तो है, हम यहाँ कहते हैं कि भाई इसकी यहाँ पर अपवर्ड वेलोसिटी है वो जो है ज़ीरो हो गई है, लेकिन उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इस वक्त उसके बाद है जिससे वो चल रहा है, क्योंकि डेफिनेशन उसकी यही है कि वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि जब वो अपने टॉप पर होगा तो उसकी एक्सेलरेशन पूरी 9.8 यानी कि जी के बराबर हो जाएगी। और बाकी सूरतों में इसमें वेरिएशंस आप देख सकते हैं, नज़र आ रही है आपको, लेकिन टॉप पर जाकर एक्सेलरेशन पूरी कितनी होगी, 9.8 मैग्नीट्यूड वाइज। यही दोनों डायग्राम भी आपको बात समझा रही हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जो उसकी एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर रहेगी, क्योंकि वो ग्रेविटी के अंदर मौजूद है। तो टॉप पर जाकर उसकी जो एक्सेलरेशन है वो जी की इक्वल हो जाएगी। यही आखिरी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। चैप्टर 2 का नंबर 8 एमसीक्यू सामने आ गया और बहुत आसान सा एमसीक्यू टाइप का न्यूमेरिकल आप कर चुके हैं कि बताइए वो कौन सा एंगल है जहां पर प्रोजेक्टाइल की रेंज और उसकी मैक्सिमम हाइट दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी किस एंगल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए कि उसकी रेंज और हाइट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वो एंगल हमसे मांगा जा रहा है। तो देखिए कि अगर हाइट और रेंज को इक्वल लेना है, न्यूमेरिकल टाइप का काम किया है आपने, जरा हाइट लगा दिया हाइट का फॉर्मूला, वहाँ लगा दिया रेंज का फॉर्मूला, वी आई स्क्वायर से वी आई स्क्वायर कैंसिल, जी से जी भी कैंसिल, और फार्मूला खोल दिया साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल, 2 टू द 4 हो गए, और अब कॉस को डिवाइड में ले तो साइन ओवर कॉस हो गया 4 के बराबर, ये tan बन गया, और tan वर्स 4 था नियरली 75.9 यानी कि 76 डिग्री उसको आप ले सकते हैं। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप बात समझ में आई होगी कि जिस एंगल पर रेंज और हाइट के आंसर्स इक्वल आ जाएं वो एंगल है 76 डिग्री, और यही थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आगे। चैप्टर 2 का नंबर 9 एमसीक्यू सामने आ गया है कि बताइए किस एंगल पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर्स इक्वल हो जाते हैं। यानी एंगल हमसे मांगा जा रहा है कि बताइए किस एंगल पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर के आंसर सेम हो जाएंगे। तो ये एंगल हमसे मांगा जा रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है ए डॉट बी, ये है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो ए बी साइन थीटा है। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस एंगल पर आपका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है। तो हम इन दोनों की राइट साइड को इक्वल कर देंगे, ए बी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा इक्वल हो गए, ए बी से ए बी कैंसिल, फिर दोबारा साइन और कॉस यहाँ 1 रह गया, tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया, और tan वर्स 1 होता है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री पर आप 45 का साइन निकालें या 45 कॉस निकालें, दोनों आपके 1/√2 आते हैं, 0.707 आते हैं। तो इसलिए 45 डिग्री पर डॉट क्रॉस के आंसर क्या हो जाएंगे, सेम। आई होप बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे।
चैप्टर 2 का नंबर 10 एमसीक्यू सामने आ गया है और यहाँ सवाल किया जा रहा है कि बताइए अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के जो खुद नॉन ज़ीरो हों वैनिशेस हो जाए, यानी कि वैनिश माने डॉट प्रोडक्ट का आंसर ज़ीरो आ जाए, तो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा। सवाल को समझें कि अगर दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का आंसर ज़ीरो आ जाए तो उस वक्त वेक्टर्स का एंगल क्या होगा। तो बड़ा आसान सा सवाल है। एज यू नो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और अगर डॉट प्रोडक्ट ही जीरो हो रहा है तो यहाँ पे रख देंगे जीरो, और अब यहाँ पे हम एंगल बनाएंगे तो ए बी नीचे के जीरो हो जाएगा और बाद में कॉस इधर आके कॉस इनवर्स जीरो हो जाएगा, और ये होता है 90 डिग्री पर कॉस इनवर्स जीरो आता है। तो इट मीन्स कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं तब उनका एंगल 90 डिग्री होता है, और उस वक्त उनके डॉट का आंसर क्या आ जाएगा, वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स, आपकी न्यू बुक फिजिक्स का, जो फर्स्ट ईयर 2024 के एग्ज़ाम में जहाँ से सिलेक्शन होनी है जिस बुक से, इस न्यू बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और मैंने इससे प्रीवियसली डिफरेंट चैप्टर के एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं। आज चैप्टर 2 को हमने आपके सामने लेकर आए हैं, और इंशाल्लाह ताला टारगेट यही कि एग्ज़ाम से पहले जल्द अज जल्द जो बाकी चैप्टर रह गए हैं उनको भी अपलोड कर दिया जाए, ताकि आपका जो सेक्शन ए है एमसीक्यूज का 17 मार्क्स का, ये बहुत अच्छा तैयार हो जाए और मैथमेटिकली आप इन नंबर्स को गेन कर लें। याद रहे पेपर आपका 85 मार्क्स का, जिसमें 17 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। तो 14 चैप्टर के 14 चैप्टर्स हैं आपके इस नई बुक के अंदर। तो इन तमाम 14 चैप्टर में अगर हम बात करें तो हर चैप्टर में 10-10 एमसीक्यूज दिए गए हैं। हर चैप्टर के एंड में तो 140 एमसीक्यूज राउंड अबाउट ये बनते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इन तमाम 140 एमसीक्यूज को बेहतरीन अंदाज में प्रिपेयर कर लें, इनकी लॉजिक को अंडरस्टैंड कर लें, ताकि हमारी 17 मार्क्स सिक्योर हो जाएं। तो इस उम्मीद के साथ कि आज का पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। मोर टू कम। और आपसे भी यही गुजारिश कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें और अपना फोकस बनाए रखिए एग्ज़ाम पर। अल्लाह ताला आपका नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।